इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में और डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस होते हैं और डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है। सारी बातों को बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंड करेंगे जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की रट्टाफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ समझना कि देखो न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये मेरे पास कोई सेल है, ये मेरे पास क्या है, कोई सेल है और ये है उस सेल का न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहने वाला कोई पार्टिकल है। इस न्यूक्लियस में कोई क्या है, पार्टिकल है। वो पार्टिकल को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम। बायो में सुना होगा, नहीं सुना होगा यार कोई बात नहीं, सब कुछ सबके लिए नया है। हमने कहा कि ये मेरे पास एक सेल है, उस सेल में क्या है, एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हम लोग कह रहे हैं क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बना हुआ है किससे, ये क्रोमोसोम बना हुआ है, दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। और किससे बना हुआ है, एक अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। किससे बना हुआ है, एक बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है। इस बायोमोलिक्यूल को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, इस बायोमोलिक्यूल को ही क्या कह रहे हैं हम लोग, न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। कहोगे समझ नहीं आया मेरे को, फिर से सुनो मेरी बात। हमने कहा कि एक मेरे पास कोई भी क्या है, सेल है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में कोई पार्टिकल है जो कि क्या है, जो पार्टिकल उसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से। और किससे मिला है, एक अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल से, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। और ये जो क्रोमोसोम होता है, दिस क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरेडिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरेडिटी का मतलब क्या होता है, हेरेडिटी का मतलब होता है कि किसी भी इनहेरेंट कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। द पार्टिकल present in nucleus of the cell, nucleus of the cell, सेल के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल is responsible for फिर से पेन चेंज, रिस्पॉन्सिबल फॉर, थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरेडिटी। अब ये हेरेडिटी क्या होता है, अभी मैंने बताया किसी भी इनहेरेंट कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना या ट्रांसमिशन होना हेरेडिटी कहलाता है। कि आपके एंसेस्टर को, आपके पूर्वज के अंदर कोई कैरेक्टर थी तो आपके पिताजी में आई वो कैरेक्टर, तो ये जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हुआ आपके पिताजी के अंदर, आपके पिताजी से आपके अंदर वो चीज़ आई, तो ये जो इनहेरेंट कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसी क्या कहते हैं हम लोग, हेरेडिटी। तो हेरेडिटी कुछ नहीं है साहब, किसी भी इनहेरेंट कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन क्या कहते हैं हेरेडिटी। आर known as क्रोमोसोम। ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसे हम लोग कहेंगे क्रोमोसोम्स। तो मतलब कि यहाँ पर जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो पार्टिकल कोई और नहीं है, वो क्रोमोसोम ही है, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा था।
हमने कहा कि द पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर नोन एज क्रोमोसोम एंड दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और क्या कहोगे, another type of biomolecules, another type of biomolecules जिसे हम लोग क्या कहेंगे, another type of biomolecules को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग न्यूक्लिक एसिड। कहोगे समझ नहीं आया मेरे को। अब बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि डेफिनेशन देखो मैं इस तरीके से ही लिख रहा हूँ ताकि आपको याद करना बिल्कुल आसान हो। चाहता तो मैं पूरा लेंदी लिखता, लेकिन मैं को तोड़ के लिख रहा हूँ। कैसे? द पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि हेरेडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होता है प्रोटीन से, ये जो क्रोमोसोम होता है वो प्रोटीन से और एक अनदर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल से बना होता है जिसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये होगी आपकी न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशंस। अब समझो, अब प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में लिख दो। अगर थोड़ा सा अगर बाय द वे पेपर में पूछ लिया प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आया? आई थिंक यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर से एक चीज़ बता दें कि पेपर में न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन आती है तो भाई ये सब भांगड़ा नहीं लिखना कि पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये तो प्रोटीन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। क्लियर है? तो क्या लिखोगे डेफिनेशन, यहाँ से स्टार्ट करनी है पूरी, मेड अप ऑफ ये, फिर ये अनदर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखनी है। क्लियर हो गई बातें? ये तो था थोड़ा लेंदी डेफिनेशन। फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूँ लास्ट तक रुकोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। डेफिनेशन छोटी भी है, ठीक है, ये तो लेंदी था, डेफिनेशन छोटी भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट लिखा देने वाला काम नहीं करता हूँ, या थोड़ा समझाने वाला काम करूँगा। तो एक बार थोड़ा सा छोटी वाली डेफिनेशन भी देखते हैं, लेकिन पहले समझते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? अब मेरी बात सुनो। तो न्यूक्लिक एसिड तो समझ में आ गया, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, अब दूसरी मजे की बात है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, दूसरा पेज लेते हैं, वहाँ पर अच्छे समझते हैं ये जो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, इसको अच्छे समझते हैं। ठीक है साहब, अब देखो आप, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके केमिकल कंपोजिशन क्या है? न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि न्यूक्लिक एसिड किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसके कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन। क्लियर है? तो न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन 3 है साहब मेनली। वो क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला, दूसरा और ये रहे भाई साहब हमारे तीसरे। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन क्या है? पहला, पेंटोज शुगर, क्लियर हो गई बातें? दिख रहा है सब? पहला कौन सा है? पेंटोज शुगर। दूसरा क्या है मेरे पास? नाइट्रोजनस बेस। और तीसरी चीज़ क्या है? यहाँ पर मैं पेन चेंज कर दूँ, नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर लिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। चलो लिख देते हैं फॉस्फेट ग्रुप।
फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ये फॉस्फेट ग्रुप कहीं और से नहीं आया है, ये आया है, ये होता है PO4 3-, ये है फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट जो आयन है ये आया है भाई साहब फॉस्फोरिक एसिड से। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या है? H3PO4। नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है बातें? तो भैया देखो, न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन 3 है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और ये क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो भाई साहब बता देना मेरे को। आई थिंक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रही होगी। अब मेरी बात सुनो, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये मेरे पास होते कितने हैं? ये मेरे पास होते कितने हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5, टोटल 5 होते हैं। अब इस 5 में जो टोटल 5 जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ध्यान से देख लो, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर लो, वीडियो के स्पीड को तो भाई साहब बढ़ा लो, क्योंकि यहाँ पर जो इस कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टैंड है वो थोड़ा हिलता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो लिख रहा हूँ। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो टोटल 5 होते हैं, जिसमें 2 पार्ट क्लासीफाई करा गया है। पहला क्या है? पहला क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो, इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको बोलता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने बनाया भाई साहब उन्होंने कहा, इसको बोलेंगे प्यूरिन्स। क्या कहेंगे? प्यूरिन्स, प्यूरिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स। और दूसरा क्या है? पिरिमिडीन। सेकंड क्या है? पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। समझ रहे हो? तो 2 चीज़ हैं। हमने कहा कि इसको बोलेंगे प्यूरिन्स और दूसरा क्या है? पिरिमिडीन। इस 5 जो नाइट्रोजनस बेस हैं, इसमें 2 पार्ट में क्लासीफाई करा गया है, एक को प्यूरिन्स और दूसरे को पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं? आता है A और G। A और G का क्या मतलब हुआ? प्यूरिन्स में आते हैं A, कैपिटल A, कैपिटल G, बताते हैं इसको भी। और यहाँ पर पिरिमिडीन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पिरिमिडीन में आते हैं कट। कट का क्या मतलब हुआ? C, फिर उसके बाद U, फिर आता है T। समझ रहे हो? ध्यान से देख लो भाई। मैंने कहा कि नाइट्रोजनस बेस, अब ये 5 है, तो 2 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 और 2 5 हो गए, ठीक है। तो प्यूरिन्स में पहले तो नाइट्रोजनस बेस 5 होते टोटल, उसमें से 2 को नाम दे दिया गया, A और G को हम लोग क्या कह देते हैं? प्यूरिन्स, और C, U और T क्या कह देते हैं? पिरिमिडीन। ये A और G और C, U, T क्या है इसको भी बता देते हैं। तो यहाँ पर A जो है, A जो यहाँ पर एडेनिन है। देखो 2-4 बार देखोगे यार, समझोगे, मेरे साथ लिखो भी तो सब कुछ याद हो जाएगा। A मतलब एडेनिन। A का मतलब क्या है? एडेनिन, ठीक है। और G का क्या मतलब हुआ? ग्वानिन। क्या हुआ? ग्वानिन। तो G का मतलब ग्वानिन। क्लियर हो गई बातें? ठीक है। और C का मतलब क्या हुआ? C का मतलब हो गया साइटोसिन, साइटोसिन। और U का मतलब क्या हुआ? यूरेसिल। क्या होता है U का मतलब? यूरेसिल, यूरेसिल, CIL, ठीक है। और T का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? T का मतलब हो गया भाई थाइमीन, थाइमीन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर A का मतलब एडेनिन, G का मतलब ग्वानिन, C का मतलब साइटोसिन, U का मतलब यूरेसिन और T का मतलब थाइमीन। तो मेरे क्या समझ में आया कि न्यूक्लिक एसिड के 3 मेन कंपोजिशन क्या हैं? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप।
अब पेंटोज में पेंट का मतलब तो समझ में आता है 5। पेंट का क्या मतलब होता है, ये जो पेंट लिखा गया है इस पेंट का मतलब होता है 5, ठीक है। अब मतलब कि 5 कार्बन की मेरे पास एक चेन होगी, ठीक है। यहाँ पर 5 कार्बन क्या होगी, एक शुगर होगा। अब यहाँ पर जो शुगर हैं वो 2 शुगर हैं। यहाँ पर पेंटोज शुगर मेरे पास 2 टाइप के मिलेंगे आपको। कौन कौन से, ध्यान से देख लो इसको भी, ठीक है। यहीं पर मैं बता दूँ, चलो यहीं बता देता हूँ। पहला 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 चलो यहीं बता देते हैं। पेंटोज शुगर भी मेरे पास यहाँ पर 2 मिलेंगे आपको, बीटा डी, इसको क्या बोलेंगे, राइबोज शुगर, बीटा डी राइबोज शुगर, राइबोज राइबोज शुगर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बीटा डी राइबोज शुगर। और दूसरा मेरे पास क्या होगा, बीटा डी, यहाँ पर आ जाएगा ना, कोशिश करते हैं, बीटा डी, फिर उसके बाद 2, ठीक, कंफ्यूज मत होना भाई, डरो मत, तभी सबको समझ में आएगा। डी ऑक्सी राइबोस राइबोस राइबोस, इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी राइबोस शुगर, ठीक है। और बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस शुगर। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये जो बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज है, यहाँ पर ध्यान देना, डी ऑक्सी है, ये जो डी ई है, डी के साथ ई है, ये बीटा डी टी मतलब डी ऑक्सी राइबोज शुगर जो है ये पाया जाता है डीएनए में, डीएनए में। और ये बीटा डी राइबोज शुगर पाया जाता है आर, अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ दिखा देते एक बार, RNA में। अगर नहीं दिखा तो फिर से मैं बता दूँ, पेंटोज शुगर को 2 पार्ट में क्लासीफाई करा गया, बीटा डी राइबोज शुगर और बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज शुगर में। ये जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख दूं यहाँ पर नाम, तो चलो फिर यहाँ लिख रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड के ये है मेरे पास केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है। कौन सा, 2 टाइप का होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप, यहाँ पर लिख रहे हैं टाइप। टाइप में मेरे पास भाई साहब है कौन सा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइप मेरे पास कहाँ गए भाई साहब, 2 हैं। कौन कौन सा, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए, ठीक है। कौन सा है, एक है डीएनए, डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनए का क्या मतलब हुआ, डीएनए का मतलब हुआ भैया डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर ध्यान से देखो, डी ऑक्सी। अब यहाँ पर इसका भी इंपॉर्टेंस समझाएंगे कि डी ऑक्सी क्यों लिखा गया, डी ऑक्सी। तो यहाँ पर जो डी है डी ऑक्सी, राइबो इसी में आ जाएगा पूरा। ये एन का मतलब यहाँ पर न्यूक्लिक और ए का मतलब एसिड, तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट मेरे पास आता है RNA। RNA का पूरा नाम क्या है भाई साहब, तो यहाँ पर इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इसको आप चिपका कर लिखना, तो आपको समझाना था। आर का मतलब राइबो, एन का मतलब न्यूक्लिक और ए का मतलब एसिड, इसलिए थोड़ा मैंने स्पेस दिया है, समझ रहे हो। तो ये आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहीं पर दिमाग में रख लो, देखो मैंने यहीं पर लिख दिया है, डीएनए में जो पेंटोज शुगर पाया जाता है उसका नाम क्या है, बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज है, ठीक समझ रहे हो। डीएनए में जो पेंटोज शुगर पाई जाती है वो बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज है, इसीलिए उसका नाम है डी ऑक्सी राइबो।
समझ रहे हो, इसीलिए क्योंकि उसमें पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसीलिए डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो। समझ रहे हो। और देखो यहाँ पर आरएनए में क्योंकि जो शुगर पाई जाती है वो राइबोज है, इसीलिए आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो न्यूक्लिक एसिड के टाइप दो हैं, एक डीएनए है और दूसरा है आरएनए। क्लियर है। केमिकल कंपोजिशन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, यू का मतलब यूरेसिल और टी का मतलब थाइमीन। यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई डोंट थिंक कि हुई होगी। यहाँ पर देखो नाइट्रोजनस बेस मेरे पास 5 है, केवल आपको नाम याद करने की रिक्वायरमेंट है, बाकी कुछ नहीं। केवल आपको नाम जानना है, इनके स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल नहीं जानने हैं। केडेनिन कैसा दिखता है, ग्वानिन कैसा दिखता है, साइटोसिन कैसा दिखता है, यूरेसिल, क्योंकि ये बोर्ड में भाई साहब नहीं आते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट आपके बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जा सकते हैं। कि भैया इनके स्ट्रक्चर देखो, मैं दिखा दूं, यहाँ पर देख रहे हो जैसा कि आपके एनसीईआरटी में देखो इतने लेंदी स्ट्रक्चर कौन बनाने वाला भाई, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो दैट्स वाई पेपर में नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो चिंता लेने करने की किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हो ना। ठीक है। तो यहाँ पर अब मत कहना कि भाई साहब इसका स्ट्रक्चर बनवा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बात करेंगे। तो पहला तो आपने सारी कंपोजिशन जान लिया क्या क्या होता है। ठीक है, दिमाग में रखे रहना सारी चीज़ें भाई, इसीलिए देखो एक पेज में कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ समझाने की। अब दूसरी बात है कि ये जो आरएनए है, आरएनए का फुल फॉर्म जान गया, नहीं जान पाए भाई साहब आप, राइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म तो जान लो, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है भाई साहब, इनको फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया। ये जो आरएनए है इनको फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया किस में, पता है? पता है किस में? नहीं पता है? अरे बता दे रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे भाई। ठीक है, ये जो आरएनए है इसको फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया गया। कौन कौन सा? एक को बोला गया एम आरएनए, जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना है, एम आरएनए। फिर उसके बाद फिर क्या है, आरएनए, आरएनए। फिर उसके बाद क्या है, टीआरएनए। यहाँ पर एम का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं देखो बता दे रहा हूँ, एम का मतलब मैसेंजर। चलो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, कहाँ लिख दूँ? तो दूसरे पेज पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पर एम का मतलब हो गया यहाँ पर मैसेंजर, MESSENGER, ये हो गया मैसेंजर। आर का मतलब हो गया राइबोसोमल, राइबो क्या होता है, सोमल, राइबोसोमल। समझ में आ रहा है ना भाई? नहीं आ रहा है? अरे आ रहा होगा ना भैया। तो राइबोसोमल। और टी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफ़र। टी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफ़र। तो दिमाग में रखना, एम का मतलब मैसेंजर, आर का मतलब राइबोसोमल और टी का मतलब ट्रांसफ़र। तो ये तीनों चीज़ का मतलब MRT का मतलब, समझ गए ना? ठीक है, तो लिख लेना जहाँ भी लिख रहे हो आप। सुनो, अभी तक देखो मैं न्यूक्लिक एसिड के शॉर्ट डेफिनेशन पे नहीं आया हूँ साहब, ये सारी बेसिक बातें हैं कि अब सुनो यहाँ पर, अब यहाँ पर मज़े की बात ना कुछ है। वो मज़े की बात क्या है, सुनो। जैसा कि मैंने क्या कहा था अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन ऐसे बेस जिसमें नाइट्रोजन कंटेन होते हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपके पास बेस होगा, बेस होगा। बेस कौन सा भाई, वही नाइट्रोजनस बेस। बेस कौन सा भाई, नाइट्रोजनस बेस। अगर मैं केवल शुगर लिखता हूँ, अगर मैं केवल शुगर लिखता हूँ तो शुगर का मतलब पेंटोज शुगर है भाई साहब। ठीक है, अगर मैं केवल शुगर लिख रहा हूँ, किताबों में भी भाई साहब शुगर लिखा गया है, तो यहाँ पर क्योंकि सामने वाले बंदे को पता है, क्योंकि वो पढ़कर आ रखा, तो उसको पता है कि यहाँ शुगर कोई और नहीं है, पेंटोज शुगर है। और यहाँ बेस कोई और नहीं, नाइट्रोजनस बेस है। और नाइट्रोजनस बेस में भी कोई और नहीं होगा भाई साहब, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ही होंगे, और कुछ अलग नहीं होंगे बेस। तो दिमाग में रखे रहना, जो बेस मैंने 5 बताए वही बेस होंगे। यहाँ पर बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर के कंबाइन करने से, बेस प्लस शुगर के, देखो मैं जितना लिखवा रहा हूँ, जैसे लिखवा रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा लेंदी काम नहीं करना है। बेस प्लस शुगर के कंबाइन करने से जो चीज़ बन गई उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ देखो बेस और शुगर कंबाइन हो गए, बेस और शुगर कंबाइन हो गए, क्या हो गए, कंबाइन हो गए।
तो ये जो चीज़ बनी, ये जो चीज़ बनी, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? इसे बनने वाली चीज़ को कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से देख लो, भी नाम से कंफ्यूज हो गए। न्यूक्लियोसाइड, फिर से बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर फोकस करो। अभी क्यों, अभी बताते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब बेस, और बेस कौन सा भैया? वही नाइट्रोजनस बेस। इन शॉर्ट हम लोग केवल बेस लिख देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस लिख देता हूँ, नहीं तो भाई साहब पता लगा पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ये शुगर कौन सा है? तो दिस इज पेंटोज शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन करने से बना रहे हैं बेस और शुगर। इस बेस और शुगर को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें? ठीक है, ठीक है ना भाई साहब? यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब मेरी बात सुन लो। अब इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, स्ट्रक्चर भी बनवाते हैं। थोड़ा सा सब्र रखना भाई साहब, ठीक है। अभी दोनों चीज़ को, एक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो सारे कन्फ्यूजन को एक साथ क्लियर करेंगे। पहले तो इतना समझ में आ गया होगा कि एक बेस और शुगर आपस में कंबाइन करेंगे तो बेस शुगर बनेगा, और बेस और शुगर के जो कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बन रही होगी उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कुछ नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर में मैंने दो टाइप के शुगर बताए, बीटा डी राइबोज शुगर और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर पेंटोज शुगर के नाम पर, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है। ये जो न्यूक्लियोसाइड बना, अगर हम कह दें कि ये जो न्यूक्लियोसाइड था, न्यूक्लियोसाइड जो आपने बनाकर दिया हमें, जो कि बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड शुगर, है ना? है, बिल्कुल है। हमने कहा कि यहाँ पर अगर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइनिंग कर जाए, फॉस्फेट ग्रुप, अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया? तो भाई साहब ये आया फॉस्फोरिक एसिड। तो ये बेस शुगर या फिर कह दो फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करके, कहना क्या है? करना ही है। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा बेस शुगर प्लस क्या बनेगा? बेस शुगर और क्या बनेगा? फॉस्फेट बन जाएगा। नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा भाई साहब बता दो? बनेगा। ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बेस शुगर और फॉस्फेट, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से देखो, यहाँ पर है टाइड, ठीक है, और यहाँ पर है साइड में देखो यहाँ पर एस लिखा गया, इसका मतलब सेकंड। तो यहाँ दिमाग मतलब मेरा बस टेक्निक है। तो न्यूक्लियोसाइड में जो एस लिखा गया मतलब कि न्यूक्लियोसाइड में केवल दो चीज़ मिलाते हैं, बेस और शुगर। और न्यूक्लियोटाइड में देखो यहाँ पर टी लिखा गया, टी का मतलब 3। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें मिलाते हैं, बेस शुगर फॉस्फेट, जबकि न्यूक्लियोसाइड में केवल 2 चीज़ मिलाते हैं, बेस और शुगर। तो न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस शुगर एंड फॉस्फेट, वाइल न्यूक्लियोसाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड शुगर ओनली। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें? अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बना, ये बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि भैया ये जो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट है, ये आपस में देखो कंबाइन हुए हैं। ये जिस बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं, दिस न्यूक्लियोसाइड एंड दिस फॉस्फेट ग्रुप इज कंबाइंड विथ a bond, and this bond is known as phosphodiester bond। कोई समझ नहीं आया?
न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब जब कनेक्ट हो रहे हैं तो कनेक्ट होने एक बॉन्ड से उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो 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 डाइएस्टर बॉन्ड, या फिर कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो कोई पूछता है भाई ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है, तो क्या बताओगे? जब न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। When the nucleoside and the phosphate group are connected by a bond, and this bond is known as phosphodiester bond, and the product obtained is known as what? Nucleotide। जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो चीज मिल रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कह रहे होंगे। तो ठीक है, तो समझ में आया? तो कोई दिक्कत आई डोंट थिंक ये हुई होगी। अब सुनो मेरी बात। अब आपको पता है कि ये बेस शुगर फॉस्फेट बन तो गया, बेस शुगर फॉस्फेट बन तो गया, लेकिन यही जो न्यूक्लियोटाइड बना, जिसको हम लोग बेस शुगर के कॉम्बिनेशन, बेस शुगर एंड फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, अगर यही बेस और शुगर नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते जाए, मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, एक न्यूक्लियोटाइड रहा ये, फिर उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे नंबर ऑफ हमने कह रहे हैं, हमने कहा कि क्या करेंगे? एन न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। एन न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में कंबाइन कर गए, ध्यान से देखो, यहाँ पर कर रहा है ये कंबाइन। अगर हम कह रहे हैं ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ, हमें नहीं पता कितना, बहुत सारे हैं। अगर ये सारे न्यूक्लियोटाइड एन नंबर ऑफ टाइम्स कंबाइन कर गए, तो ये जो एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा, तो मतलब कि उसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियो ठीक, क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुछ और थोड़ी ना भाई साहब, अगर ध्यान से देखो, अभी आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियोटाइड क्या है? बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड का कॉम्पोजिशन क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन बेस, ये रहा बेस, ये रहा शुगर, ये रहा फॉस्फेट। तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये कुछ और नहीं है भाई साहब, यही है न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हो गया। पॉलीमराइजेशन के थ्रू, पॉलीमराइजेशन का मतलब कि जब नंबर ऑफ टाइम जो है ये न्यूक्लियोटाइड जो हो गए रिपीट कर गए और एक पॉलीमर की फॉर्मेशन कर दिए, उस पॉलीमर को हम लोग कह रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर इसे कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं? तो भैया ये कनेक्टेड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अभी जो बताया था यही, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड नहीं, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। यहाँ तक क्लियर हो गई? पेपर में आ गया तो क्या कहोगे? अब मेरी बात सुनो, अगर पूछते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो सबसे छोटी डेफिनेशन क्या कहती है? सबसे छोटी डेफिनेशन कहती है भैया कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर। क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर ऑफ किसके? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हो?
यहाँ पर मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर हो गई। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। जब यही न्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब क्या हुआ, मेनी, मतलब कि बहुत, जब यही देखो यहाँ पर नाम बता रहा है न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब बहुत और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। जब न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे यूनिट्स होंगे, पॉली का मतलब बहुत, मर का मतलब यूनिट्स और ऑफ का मतलब का, तो न्यूक्लियोटाइड के जब बहुत सारे यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब कोई छोटी चीज आपस में कंबाइन करती है, एक बड़ी चीज की फॉर्मेशन करती है, तो उसी बड़ी चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो भैया उसी को तो पॉली नाम लगाते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी या बहुत। तो जब ये बनने वाला चीज क्या कहेगा, न्यूक्लियोटाइड एक तो था नहीं, बहुत सारे हैं, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है भैया, ये है उसका अदर नेम, अदर नेम। समझ में आ रहा है, सारी बेसिक बातें बता रहे हैं भाई साहब, डायरेक्ट कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट क्या होता है समझो पहले ध्यान से। तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के, और न्यूक्लिक एसिड आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक क्लियर हो गई साहब, दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, पेपर में आता है तो पहले तो भैया इतनी बातें लिख देनी है, उसके बाद अगर डेफिनेशन जो भी मैंने बताया था बड़ी वाली, वो डेफिनेशन अगर नहीं याद रहती है तो भैया ये छोटी वाली लिख देना। उसके अलावा क्या करना है, न्यूक्लिक एसिड जैसा कि मैंने अभी बताया कि यही न्यूक्लियोटाइड तो बार बार रिपीट कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड ये बार रिपीट करा, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, तो मतलब क्या, बेस शुगर फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। तो भैया हो गया रहा पॉलीमराइजेशन, समझ रहे हो। तो मतलब कि बेस शुगर फॉस्फेट बार बार रिपीट कर रहा है। अब इसी चीज़ को देखो पेपर में आता है तो ऐसे भी कर दोगे तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि आप उसी बात को देखो न्यूक्लिक एसिड को, या फिर आपकी एनसीईआरटी में भाई साहब थोड़ा सा उसको कायदे में बढ़िया से लिखा गया है, तो कुछ और नहीं करा गया। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख करा गया, थोड़ा सा दिखाया गया अच्छे तरीके से, थोड़ा सा बेस, कुछ और नहीं करा गया भाई साहब, वो कुछ बस रिप्रेजेंट करने के सबके अपने तरीके हैं। बेस, ये रहा शुगर और ये रहा फॉस्फेट, फॉस्फेट, समझ में आ रहा है। बेस, शुगर और फॉस्फेट एक बॉन्ड यहाँ से कनेक्टेड है। अब हमने कहा कि फिर से ज़रा देखो, अब यही तो मैंने कहा था, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बेस, शुगर और फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। फिर से रिपीट करेगा यही, फिर से क्या रिपीट करेगा भाई साहब, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बेस, बेस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुगर, बेस, फिर से बार बार वही करना, बेस, शुगर, फिर फॉस्फेट, समझ रहे हो। फिर क्या कर देना है, फिर से एक बार बनाना, ठीक है, फिर से बेस, फिर शुगर, फॉस्फेट, समझ रहे हो, फॉस्फेट। क्लियर है बातें साहब, नहीं समझ में आ रही है। अब सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पर करना क्या है, ऐसे नंबर ऑफ यहाँ भी ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट बेस, शुगर, फॉस्फेट बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं एन। एन का मतलब कि ये जो पूरा पार्ट है बेस, शुगर, फॉस्फेट वाला पार्ट, ये एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं रही। तो भाई साहब आपको न्यूक्लिक एसिड जब बोलता है तो पहले बताओगे न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और जैसा कि आपको पता है कि इतने ही पार्ट को, बेस, शुगर, फॉस्फेट को, ये जितना पार्ट दिख रहा है, जो इतना डब्बे में पैक है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो देखो न्यूक्लियोटाइड बार बार चीज़ें रिपीट कर रही है, और यहाँ से जो न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड और देखो ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड, दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में देखो एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है।
इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। समझ में आया? तो यहाँ पर लिख दो, ये लिख दें, चलो ठीक है, नहीं लिख रहे ना कचड़ा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक आ गया ना भाई? ठीक है, तो ये तो हो गई पूरी कहानी न्यूक्लिक एसिड की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं डीएनए में। और डीएनए में भाई साहब एक बार बता दें, इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, पेंटोज शुगर का बीटा डी राइबोज और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज का। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। चलो फिर ठीक है साहब, तो यहाँ पर ध्यान से देखो। सबसे पहला तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके शुगर में ही डिफरेंस होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डीएनए में शुगर कौन सी होती है भाई, बताते हैं। इसको स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन को बनाओ, यहाँ पर ऑक्सीजन बना लिया आपने, उसके बाद यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद क्या करना पता है ना? ठीक है, नहीं पता तो बता देते हैं। ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर थोड़ा सा नीचे इनको और लेके वैसे आपको, फिर ऐसे कर दिया कंबाइन, कर दिया। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये दिख रहा है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। यहाँ पर एक डंडा खींचो, ठीक है, यहाँ पर एक डंडा खींचो, खींच दिया। यहाँ पर एक डंडा खींचो, खींच दिया। यहाँ पर एक डंडा खींचो, खींच दिया, ठीक है। यहाँ पर एक डंडा खींचो, खींच दिया, कर दिया इतना काम। सेम काम यहाँ भी करो आप, सेम काम यहाँ भी करो आप, इसमें भी, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो भी याद हो जाएगा। ऑक्सीजन बनाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये मिला दो। करना क्या है साहब, एक डंडा इधर खींच दो, एक इधर खींच दो, एक इधर खींच दो, एक इधर ड्रॉ कर दो, ठीक है। समझो क्या फ़र्क कहाँ है पर समझना। दोनों के पेंटोज शुगर का क्या मतलब है, 5 कार्बन की शुगर है। अब समझो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 5 कार्बन की शुगर है तो क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। पहला, यहाँ पर होगा OH और नीचे क्या होगा, H। क्या होगा नीचे, H। समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है H, यहाँ पर है OH, ठीक है। नीचे यहाँ पर H और ऊपर है CH2OH, CH2OH। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब समझो, यहाँ पे भी वही काम करना है। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, फिर से यहाँ पे क्या करना है, H, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर फिर से क्या करना है, यहाँ पर H और ऊपर क्या रहेगा, CH2OH। फ़र्क ध्यान से देखो मेरे भाई, आप डीएनए की बात कर रहे हो, पहले आरएनए देखो। आरएनए में होता है यहाँ पर नीचे साइड देखो, दूसरे कार्बन पर यहाँ पर रखेंगे OH और यहाँ पर हो जाएगा H। क्या हो जाएगा, H। क्या होगा, H। अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होगे, देखो सब H एक साथ दिख रहे होंगे आपको, ये एक साथ, ठीक है। कभी याद करना होगा तो इस तरह दिमाग पे रहेगा। अभी दूसरी मजे की बात, डीएनए का नाम क्या कहता है, डीऑक्सी। डीई का मतलब होता है रिमूवल, मतलब किसी चीज़ का निकलना, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का निकलना। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन कहाँ निकला गया भाई, यहाँ पर देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पर गायब हो जाती है। बस यहाँ पर केवल क्या रहता है, H। तो यहाँ भी रहेगा केवल H और ऊपर भी रहेगा H। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अगर नंबरिंग करोगे ना तो नंबरिंग समझ, दूसरे कार्बन पर चेंजेस है। इसको दे दो 1, क्या दोगे इसको 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। तो चेंजेस कहाँ देख रहे हो, दूसरे कार्बन पर। यहाँ देखो 1 2 3 4
5। तो चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? दूसरे कार्बन पे, इसीलिए डी का मतलब रिमूवल और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सी मतलब कि डीएनए में ऑक्सीजन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। पेंटोज शुगर से, जो भी पेंटोज शुगर आप लेते हो वहाँ पर देखो आरएनए के जो पेंटोज शुगर है उसमें जो पेंटोज शुगर का ये जो ऑक्सीजन है इसमें क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसका नाम क्या है? इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं? बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर समझ रहे हो? ये होगा डीएनए में, डी का मतलब रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? बीटा डी राइबोज शुगर। क्या कहेंगे? राइबोज शुगर। तो यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, पहला तो भैया इसमें जो शुगर होता है ये होता है और इसमें शुगर ये होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि डीएनए में जो बेसिस होते हैं, मैंने बताया था ना, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? 5 प्रकार के बेसिस होते हैं, एजी और कट। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो डीएनए में कौन सी बेसिस होते हैं? तो बेसिस नाइट्रोजिनस बेस, इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। या इसमें भी कितने होते हैं? इसमें भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 बेसिस होते हैं। 4, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में इतना लिख दे रहा हूँ, वैसे भी वीडियो लेंदी हो रही। 4 बेसिस इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पर जो 4 बेसिस होते हैं, यहाँ पर किसमें? डीएनए में। यहाँ पर जो 4 बेसिस होते हैं वो AGCT होता है। AGCT। तो क्या बोलना है? यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है, तो भैया दिमाग में रखे रहना, डीएनए में जो 4 बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो AGCT होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। ठीक है, याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या ही होगा। ठीक है, ऐसे याद मैंने कर रखा था। आज क्लास टेस्ट है क्या? आज क्लास टेस्ट है क्या? नहीं, सिंपली ऐसे बोलो, बार बार याद हो जाता है। AGCT, कौन सी सिटी? AGCT। ठीक है, यहाँ पर 4 बेसिस कौन से हैं? यहाँ पर 4 बेसिस कौन से हैं? तो दिमाग में रखना, यहाँ पर होता है AGC। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर होता है U। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो थायमीन है, दिस थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। तो यहाँ पर 3 चीज़ें तो सेम है। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें तो सेम है। फ़र्क किसका है? डीएनए में थायमीन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, यूरेसिल। और ऐसे भी थोड़ा बहुत दिमाग में मतलब बैठे रहोगे तो याद कर, जैसे रानू मंडल का नाम सुना होगा ना, रानू मंडल। ठीक है, तो रानू मंडल में देखो आरएनए में रानू यू आता है, तो इस तरीके में रानू में यूरेसिल है। ठीक है, और डीएनए में तो भैया पता है, डीएनए में AGCT। 5 देखो बेसिस होते हैं, मैंने स्टार्टिंग बताया था। अगर नहीं आता तो देखो मैंने बता रखा था, यहाँ पर AG कट कर दो भैया। देखो याद कैसे करोगे? एक थी प्योर परी। अब प्योर परी भैया जो थी, मतलब प्योर परी थी, उनके हस्बैंड ने कहा, मतलब प्योर परी कह रही है अपने हस्बैंड से AG कट कर दो, AG कट कर दो। अब महिलाएं तो कहती हैं ना ऐसे, AG कट कर दो। तो देखो 5 हैं, AG और CUT, मतलब समझ में तो आता नाम। तो ये तो कट वाली कहानी हो गई। तो यहाँ पर 5 में से आपको पता डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो AGCT आते हैं डीएनए में और AGCU किस में आते हैं? आरएनए में। क्लियर हो गई बातें? यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर AGCT तो समझ में आ गया। यहाँ पर जो होते हैं ना, एडेनिन जो होता है,
ये जो होता है डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए। यहाँ पर डबल स्ट्रैंड्स हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स, या फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड्स हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। जबकि आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो ये छोटी मोटी 3 डिफरेंसेस दिमाग में रख लो भाई साहब, ठीक है। और एक छोटी बातें बता दें आपको, जब आप डीएनए का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक चीज़ दिमाग में रखना, जब आपने याद कर रखा था ना AGCT AGC और T ऐसे, तो दिमाग में ना, तो यहाँ पर A और T AGCT थे ना 4 हमारे पास, तो ये AGCT यही तो याद करा था ना AGCT, तो ऐसे याद रखना AGCT। A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है और G और C के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये कौन से बॉन्ड है? तो ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? तो ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारे पास पेयर ऑफ बेसेस हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिख लेना, जो पेयर ऑफ बेसेस हैं, देखो ये भी बेस है ये भी बेस है, तो 2 लोग हो गए तो जाहिर सी बात पेयर बन गया। तो यहाँ पर जो पेयर ऑफ बेसेस हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, पेयर ऑफ बेसेस आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका जो स्ट्रक्चर होगा मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, वो आप बना लेना। बाकी इसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।